वेनेजुएला वाले मौके पे हम क्या बार्गेनिंग करने से चूक गए क्या अमेरिका से? राजस्थान में ऐसा क्या विशेष है कि हम न्यूट्रिशन जो प्रॉब्लम है इंडिया की, जो माल न्यूट्रिशन है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने अभी चर्चा में कहा कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन जैसा कुछ, क्या ये होना चाहिए, अभी जरूरत है क्या? जनरली ऐसा कहा जाता है कि 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी होगी, पर आपको नहीं लगता कि ये एक मिसनॉमर है? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आप कह रहे हैं कि लीड करना चाहिए, भारत सरकार ने इसके लिए कोई प्रयास किए? ब्रिटिश जो रूल रहा हमारे यहाँ पे, उसकी कोई 4 बड़े कंट्रीब्यूशन बताओ आज के इंडिया में, जो हम जिसका बेनिफिट हमको आज भी मिले। सर प्लीज मैं कम इन। अरे आइए प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। आपने पीटीईटी भी किया जी सर। और बीएससी किया? सर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीएससी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया आपने, ठीक है। क्या सीखा आपने बीएड के दौरान? सर बीएड के दौरान मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, जो मैंने आरएस में भी आगे कंटिन्यू किया, जिसमें विभिन्न पर्सनैलिटीज़ के बारे में या लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, मोटिवेशन कैसे होता है। जैसे मैं इंटर्नशिप के दौरान जब स्कूल में गया था, तब मैंने वहाँ विद्यार्थियों को मोटिवेशन उसी थियोरेटिकल पार्ट को प्रैक्टिकल पे मेरा इसमें एक बिल्कुल सब्सिडियरी प्रश्न ये है कि हम जो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं ज़्यादातर वेस्टर्न थिंकर्स हैं। हमारे यहाँ वाले माहौल में वो चाइल्ड साइकोलॉजी काम करती है क्या? सर बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो वेस्टर्न थिंकर्स है, पर साइकोलॉजी यूनिवर्सल है। अगर जीन पियाजे ने कोई लॉ दिया है तो यहाँ के चाइल्ड पे भी लागू होगा। साथ ही साथ अगर कोई ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स जो है वो एनिमल्स पर हुए थे पहले। इसके अलावा बिहेवियर्स में जब बात करते हैं तब वॉटसन सर कहते हैं कि मुझे एक बच्चा दो, आप मुझे कहेंगे तो मैं उसे डाकू बना दूंगा, आप मुझे कहेंगे तो उसे वैज्ञानिक बना दूंगा। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। हालांकि इंडिया के तौर पर भी कुछ चेंजेस होने चाहिए जो हमारे स्कूल्स। मिशन लाइफ क्या है? सर मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोप जो ग्लासगो में हुई थी 2021 में, उस दौरान दिया था। ये वही संकल्पना है जो हमारे ऋग्वेद में दी गई थी। जिस प्रकार मानव और पर्यावरण का सह संबंध बना रहता है, हम देखते हैं कि बचपन में भी कभी हमारी माताजी पीपली के पेड़ के वहाँ जाकर उसे लच्छे से बांधती थी, या फिर तुलसी की पूजा भी की जाती है और तुलसी का विवाह भी कराया जाता है। तो यही है सह सामंजस्य, कैसे हम पर्यावरण के साथ रहें, रीयूज रिसाइकल करके हम कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं। सह सामंजस्य जो था अभी हमारे यहाँ पे, जैसा आपने भी बताया कि शुरू से चलता आ रहा है, इसमें ब्रेक कहाँ आया? सर इसमें ब्रेक नहीं आया है, मैं समझ रहा हूँ इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आ चुका है, जिसे वेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं। ठीक है। ब्रिक्स से अमेरिका नाराज है जी सर। इसकी एक्टिविटीज से नाराज है, हमें क्या स्टैंड रखना चाहिए? सर हमें वही स्टैंड रखना चाहिए जो हम लगातार रख के आ रहे हैं। डी डॉलराइजेशन की बात करनी चाहिए, क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ हमें भी मेक इंडिया ग्रेट अगेन के लक्ष्य को भी पाना चाहिए। साथ ही साथ ब्रिक्स जो 50% पूरे विश्व की जनसंख्या रखती है, वह वेनेजुएला वाले मौके पे हम क्या बार्गेनिंग करने से चूक गए क्या अमेरिका से? सर मैं समझता हूँ हमने वेनेजुएला वाले मौके पर भी हमारा जो डिहाइफनेशन वाली पॉलिसी है उसी पर लागू रहे हैं। हमारे लिए हमारा राष्ट्रहित सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, हम राष्ट्रहित पर ही हमेशा काबू रहे। ठीक है। अगर मैं 3 चैलेंजेस कहूँ अभी फॉरेन पॉलिसी के सामने, तो कौन कौन से हैं? सर सबसे पहला चैलेंज तो हमारे आस पड़ोस वाले जो देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सबसे बड़ा बांग्लादेश हो रहा है इस वक्त। इसके अलावा ट्रंप की नीतियों को समझ पाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। ये कभी 500% टेरिफ की बात करते हैं और कभी कोई और किसी प्रकार से टेरिफ सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की बात करते हैं। इसके अलावा हमारा चाइना के साथ भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, जो एक फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करना है, क्योंकि एससीओ और ब्रिक्स में हम चाइना के साथ है, पर यूनाइटेड नेशन में कोई भी बात होती है तो चाइना हमारा विरोध करता है। ये 3 मेजर। साइंस के रिसर्च सेंटर बताओ इंडिया। सर सबसे बड़ा साइंस का रिसर्च सेंटर IISc बेंगलोर है। उसके अलावा पुणे में भी रिसर्च सेंटर है, जहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण भी हुआ था, और IITs में रिसर्च की जाती है, जो IIT दिल्ली इसके लिए प्रख्यात है। ठीक है। ब्रिटिश जो रूल रहा हमारे यहाँ पे, उसकी कोई 4 बड़े कंट्रीब्यूशन बताओ आज के इंडिया में, जो हम जिसका बेनिफिट हमको आज भी मिल रहा है। सर रेलवे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं रेलवेज को मानता हूँ। उसके अलावा जो बैंकिंग प्रणाली हमारे यहाँ पर आई है, RBI से आज हम गवर्न हो रहे हैं, उसी टाइम RBI की स्थापना RBI एक्ट 1935 के थ्रू हुई थी। इसके अलावा हम जो देखते हैं कि हमारा जो डेमोक्रेसी है, इसका भी, या कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 1935 के एक्ट से 2/3 उठाया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूँ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से,
इसके साथ साथ जो हमारा वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो कंट्रीब्यूशन हुआ है, जिस प्रकार अर्ली 19 सेंचुरी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन भी हुआ था, वो हालांकि गलत था, पर हम वर्ल्ड के साथ ओपन हो रहे थे, जो इंडिया की लगातार पहचान बनी हुई है। ठीक है, एक एलिटिस्ट थ्योरी है जिसमें जो सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं उनका फायदा एलिट क्लास ही उठाते हैं। जी सर। ठीक है, क्या इंडिया में एलिटिस्ट थ्योरी लागू है? कौन सी थ्योरी सर? एलिटिस्ट थ्योरी सर, अभिजात इंडिया में वैसे सोशलिज्म की धारणा से हम बहुत पूर्व समय से चल रहे हैं। जब हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सोशलिस्ट समाजवाद नाम की धारणा जोड़ी गई थी, हम ये नहीं समझते कि हम एलिटिस्ट थ्योरी हमारे यहाँ लागू होती है, क्योंकि सेस और सरचार्ज शायद हम रिच पर्सनस पर लगाते हैं जिसका फ़ायदा दूसरे लोगों को हो सके। अगर हम सरचार्ज लगाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनी पैसा देती है, जिससे कि वीबीजी रामजी जैसे स्कीम्स या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान, इस प्रकार की योजनाएं चलती है। तो ठीक है सर। सेस और टैक्स में क्या डिफरेंस होता है? सर, सेस पर्टिकुलरली किसी चीज़ पर लगाया जाता है, एजुकेशन सेस, जैसे कि 1% एजुकेशन सेस लगाया जाता है, वह उसी काम के लिए यूज़ किया जाएगा जिसका उसका ऑब्जेक्टिव है। टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग लोगों के लिए तो वो टैक्स ही है, लोगों के जेब से पैसे जा रहे हैं, सेस लगाओ चाहे टैक्स लगाओ। सर, सब चीज़ों पे सेस नहीं लगाया जाता, कुछ निर्धारित, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे एक सेस तो नहीं होगा वो, पर जैसे बजाज आंवला का तेल बिकता है तो वो भी कहते हैं कि आपका 1% कॉन्ट्रीब्यूशन बच्चों की शिक्षा की तरफ जाएगा। वो सेस गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है, जो वो मार्केटिंग के थ्रू अपना रहे हैं। अच्छा, एक नारी इंडेक्स जारी होता है, नारी इंडेक्स क्या है, कुछ जानकारी है? सॉरी सर, महिलाओं से रिलेटेड है कुछ? सर मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं, तो मैं टिप्पणी एम सैंड क्या होती है? सर, एम सैंड मैन्युफैक्चर्ड सैंड है, जो कि बजरी जो खनन हो रहा है उसे दूर करने के लिए हमने एम सैंड पॉलिसी लेके आए हाल ही में, जिसमें 50% तक का करने का क्राइटेरिया रखा हुआ है। ये पत्थरों को काट कर या मैन्युफैक्चर कर कर मिट्टी बनाई जाती है, उसे एम सैंड कहा। तो क्या इसका प्रोडक्शन है इनफ लेवल पर? सर 25% का भी हमारा टारगेट है, जो हम अब तक हम मीट नहीं कर पा रहे, परंतु हमने इसे और बढ़ाते हुए 50% किया है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हम वहाँ तक नहीं जा पा रहे, पर जिस प्रकार बजट एलोकेशन हुआ है हम जल्दी। राजस्थान में ऐसा क्या विशेष है कि हम न्यूट्रिशन जो प्रॉब्लम है इंडिया की, जो माल न्यूट्रिशन है, उसको सॉल्व कर सकते हैं? राजस्थान उसमें हेल्प कर सकता है इंडिया की? yes. सर, हमारे पास श्री अन्न है, जो शायद न्यूट्रिशन में वो सबसे बड़ी कमी हो जाती है कि मिलेट्स की जो न्यूट्रिशियस फूड है वो बाकी हम गेहूं में या फिर चावल में वो नहीं पा सकते हैं। हम श्री अन्न की अगर सप्लाई करें, बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, रागी हुई, तो इन फसलों की सप्लाई से माल न्यूट्रिशन को डील किया जा सकता है। अभी हमारे स्टेट में किस तरीके के क्राइम हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं, ये सारी अगर हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम कौन सी रिपोर्ट को देखेंगे या कौन से रिकॉर्ड को देखेंगे? एनसीआरबी सर, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट्स को देखेंगे, जो हर साल जारी होती है। ये कौन जारी करता है? सर, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की जाती है। और फिर आपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए अगर मुझे कुछ देखना है तो कौन नेशनल सी? फैमिली हेल्थ सर्वे। ये कौन जारी करता है? शायद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट दोनों मिलकर जारी करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स? जी सर। या मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर? सॉरी सर। ओके। बॉन कन्वेंशन क्या है? सर, क्लाइमेट के रिलेटेड ही बॉन कन्वेंशन हुआ था, हालांकि एग्जैक्ट जानकारी नहीं, क्योंकि शायद माइग्रेटरी बर्ड से रिलेटेड कुछ है? नहीं सर, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं। अच्छा चलो, माइग्रेटरी बर्ड्स अपने राजस्थान में कौन कौन सी आती है? सर, फ्लेमिंगो आती है। अभी हाल ही सांबर महोत्सव में जब मैं गया था, वहाँ भी फ्लेमिंगो प्रवासी पक्षी आए थे। हमारे केवला देव में भी पक्षी आते हैं, साइबेरियन क्रेन्स भी आती हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड्स रशिया से विशेषकर सर्दी के मौसम में आते हैं। इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक कौन सी है? इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक सांभर और चिल्का है वैसे तो। वो इनलैंड है हाँ सर। या शोर पे है? वो सर शोर पे है, परंतु लास्ट का जो वो है वो उसके अंदर आ जाता है, लैंड पार्ट जुड़ा हुआ है शायद। सी भी जुड़ा हुआ है, लैंड भी जुड़ा हुआ है, फिर भी वो इनलैंड है? नहीं सर, वो अंदर की साइड आती है, वो सी बे नहीं है, वेनेजुएला की तरह। सी नहीं है। ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है? सर, क्रिटिकल मिनरल्स जो हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या फिर लिथियम आयन बैटरी जिस प्रकार से बनाई जाती है, वो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा रेयर अर्थ से अलग मिनरल्स होते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या फिर हमारी जो राजस्थान में कोई क्रिटिकल मिनरल है मिलते हैं? नागौर में लिथियम का विश्व के तीसरे सबसे बड़े भंडार खोजे गए। कहाँ मिले? नागौर के डेगाना की पहाड़ी पे। वही टंगस्टन जहाँ मिल रहा है वहीं आसपास। और टंगस्टन की माइंस तो बंद हो चुकी है, हालांकि किताबों में ही पढ़ते हैं हम, टंगस्टन की माइंस तो बंद हो चुकी है। वो कौन सी पहाड़ी थी, उसका नाम क्या था? शायद रेवत की पहाड़ियों के आसपास मिले, और बाड़मेर में भी हाल ही में।
आपने अभी चर्चा में कहा कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन जैसा कुछ होना चाहिए। जी सर। क्या ये होना चाहिए, अभी जरूरत है वर्तमान परिदृश्य में देखें तो? सर मैं मेक इंडिया ग्रेट अगेन या विश्व गुरु भारत की ओर पूर्ण रूप से समर्थित हूँ। चूँकि सर ने जैसे पहला प्रश्न मुझे मिशन लाइफ ही किया था, आज शायद हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जाकर हमारे पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका कोप के जो मीटिंग हुई थी, कोप 15 पेरिस सम्मेलन, उससे बाहर हो गया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर हो गया है। तो मैं समझता हूँ वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाते हुए भारत इसका प्रतिनिधित्व कर सकता है और मेक इंडिया ग्रेट अगेन से भी आगे विश्व क्या क्या ऐसे तत्व हैं जो मेक इंडिया ग्रेट अगेन जैसी पॉलिसी में होने चाहिए आपके अनुसार? सर रिन्यूएबल एनर्जी के हम लीडर होने चाहिए। 21वीं सदी की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या सेमीकंडक्टर्स है, उसमें हम लीड करनी चाहिए और एनवायरनमेंट मेरे लिए हमेशा सर्वोपरि रहेगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आप कह रहे हैं कि लीड करना चाहिए, भारत सरकार ने इसके लिए कोई प्रयास किए? जी सर, सेमी कंडक्टर पॉलिसी लाई गई है। इसके अलावा प्लेक्स सिलिका जो हाल ही में अमेरिका के साथ हम शामिल होने वाले हैं, जिस प्रकार से हमारे 21वें एम्बेसडर्स ने कहा था कि हम शामिल होंगे प्लेक्स सिलिका में। इसके अलावा गुजरात में इजराइल के सहयोग से 78,000 करोड़ में एक फर्म बनाई गई है। टाटा भी इस ओर प्रयास कर रहा है, हालांकि हम ताइवान चाइना से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। ये पैक सिलिका, ये इनमें और कौन कौन से देश शामिल है? सर इसमें जापान शामिल है, अमेरिका शामिल है, इंडिया शामिल होने वाला है, कोरिया का साउथ कोरिया भी शामिल है। इसके अलावा मुझे आदेश। चलिए कोई बात नहीं। आप नेबरहुड से रिलेटेड आपने कहा कि हमारे जो आसपास पड़ोस के देश हैं वो भी एक तरह से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाई थी इंडिया। जी सर। कुछ ऐसे एग्जांपल जो जिसमें दिखा हो कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी? सर मैं अभी का लेटेस्ट एग्जांपल बांग्लादेश का बताता हूँ। जिस प्रकार बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदूज के साथ आज ही जलाने वाली खबर आई है कि मकान जलाए गए, फिर भी कल की खबर है कि हम उन्हें पेट्रोलियम प्रदान करेंगे, उसके साथ साथ हमें उन्हें चावल देंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जिसके साथ हमारे संबंध बहुत ही खराब थे, कारगिल युद्ध के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर बस यात्रा की शुरुआत की थी, या फिर विभिन्न चीज़ें प्रोवाइड की थी। मैं कारगिल युद्ध के बाद था या पहले थी लाहौर बस यात्रा? सर 2002 के समय के आसपास, उसके 2002 के आसपास लाहौर बस यात्रा शुरू हुई थी। उसके बाद हमने पाकिस्तान में जाकर पूरी टेस्ट सीरीज खेल के आए थे। इसका मतलब हमारे संबंध अच्छा करने चाह रहे हैं। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की पहली लाइन ये थी जब गुजरात डॉक्ट्राइन आई थी कि हमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है सामने वाले से और सामने वाले को देना है, तो हमने वही किया था। ईपीआई के बारे में बताइए, एक्सपोर्ट्स प्रिपेयरनेस इंडेक्स के बारे में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स जारी की गई है, जिसमें हमारा एक्सपोर्ट 1.7% से बढ़कर 1.8% हो चुका है। साथ ही साथ महाराष्ट्र, तमिलनाडु व गुजरात इसमें टॉप 3 राज्य है। इसे देखते हुए मुझे एक बात और महसूस हुई कि हम शायद इसमें 15वें या 16वें स्थान पर अगर राजस्थान है तो शायद हम एक्सपोर्ट में काफ़ी पिछड़ चुके हैं। जिसमें कारण क्या है इसके? सर हम सिर्फ जेम्स एंड ज्वेलरी पर ही ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र या तमिलनाडु है वो सर्विस सेक्टर्स की एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो राजस्थान में और क्या क्या स्कोप्स है जिसमें बढ़ाया जा सकता है? पचपदरा की रिफाइनरी हुई, मिनरल्स में हम अजायब घर कहा जाता है, तो मिनरल्स का ना सिर्फ एक्सट्रैक्शन करें ताकि उन्हें रिफाइंड फॉर्म में लाए। जिस प्रकार मैं खुद जिंक विद्यालय से आता हूँ, वहाँ जिंक निकलती है, चांदी निकलती है। हम सिर्फ चांदी को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे रिफाइन करने पर भी ध्यान दें या चांदी के प्रोडक्ट्स बनाने पर भी ध्यान दें, तो 2,84,000 की चांदी का मूल्य हम खुद अर्जित कर चांदी के मूल्य इतने बड़े क्यों हैं? सर ग्लोबल कंसर्न, यूएसए युद्ध कर रहा है, चांदी व सोने दोनों के भाव इसलिए बढ़े क्योंकि आरबीआई भी बहुत ज़्यादा खरीद रहा है। हम सोने का इतना उत्पादन नहीं करते, हम विभिन्न देशों से सोना खरीद रहा है या चांदी भी खरीद रहा है? सर दोनों खरीद रहा है, सोना ज़्यादा मात्रा में खरीद रहा है। हालांकि जो ग्लोबल सिनेरियो बना हुआ है, वेनेजुएला, ईरान, रशिया, यूक्रेन, इसकी वजह से यूँ लग रहा है कि युद्ध छिड़ जाएगा, तो स्टेबिलिटी लाने के लिए या डॉलर गिरे नहीं, इसलिए सोने को खरीदा जा रहा है। सोने को खरीदा है। मैं चांदी के और क्या कारण है? सेमीकंडक्टर्स की जो चिप्स बनती हैं उसमें चांदी का यूज़ होता है। हम एटीएम कार्ड्स देखते हैं, उसमें पीछे के चांदी के मटेरियल्स बनते हैं, या हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन्स है उसके जो पीछे वाले मेमोरी कार्ड के पास सेक्शंस होते हैं, वहाँ भी चांदी का यूज़ किया जाता है। पंखुड़ी पोर्टल अभी लॉन्च हुआ, जानते हैं इसके बारे में? सर महिलाओं से संबंधित होगा, बालिकाओं से संबंधित होगा, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं तो टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो बालिकाओं से संबंधित ये कैसे लगाया आपने? सर नाम से गैस किया? नाम से इस प्रकार गेस किया कि सभी चीजें कोई बात नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या होता है? सर ये मोदी जी द्वारा दिया गया टर्म है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस प्रकार आधार कार्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो आरोग्य योजना है या आयुष्मान योजना है, उसमें भी कार्ड्स बनाए जाते हैं, या कोविशील्ड वैक्सीन है उसके लिए भी कोविन ऐप बनाया गया था। तो डिजिटल तौर पर अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, इसका एक सॉफ्टवेयर हो गया, वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर।
मुझे बताइए कि साइबर फ्रॉड के केसेस बहुत आ रहे हैं अभी। हाँ जी। रिसेंटली एक न्यूज में आया था कि 52,000 करोड़ रुपीस इंडिया की सिटीजन्स ने लास्ट ईयर साइबर फ्रॉड में अपने गंवाए हैं। तो आप मान लीजिए आपको हम एसडीएम नियुक्त करते हैं, तो आप क्या स्टेप्स लेंगे साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए, उनसे बचाव करने के लिए, उनको कम करने के लिए? मैं एग्जीक्यूशन पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि नीतियां हमारे सचिवालय से बन के आ रही है। जिस प्रकार साइट इन जैसी नीतियां बनी है, या फिर राजस्थान में भी साइबर पॉलिसी हाल ही में लाई गई है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की जगह इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 लागू किया जाए, और जो हमारे पुलिस मुख्यालय हैं, जो साइबर सेल विभिन्न तौर पर बनाई जा रही है, उसको पुख्ता किया जाए, जिससे कि ये तो ऑलरेडी काम चल रहा है। कोई इनोवेटिव स्टेप आप लेना चाहेंगे? मैम, मैं समझता हूँ इनोवेटिव स्टेप्स ऑलरेडी लिए जा रहे हैं, पर एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कमी है। चलिए मुझे बताइए साइबर तहसील क्या है? मैम, तहसील जिस प्रकार रेवेन्यू के लिए तहसील बनाई गई है, उसी प्रकार एक साइबर पुलिस के आसपास के जो एरिया है उसके लिए साइबर तहसील, बाकी नॉलेज नहीं। बताइए स्मार्ट पुलिस क्या है? स्मार्ट पुलिसिंग SMART, ये एक्रोनिम नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। S फॉर सिंपल, M फॉर मोरल, A फॉर अकाउंटेबल, R फॉर रेस्पॉन्सिबल, T फॉर ट्रांसपेरेंट। अगर पुलिसिंग इस प्रकार से होगी तो लोगों का पुलिस में एक प्रकार से नजरिया बदलेगा और कम्युनिटी पुलिसिंग हो पाएगी, जिससे कि पुलिस को भी आसानी होगी और लोग भी पुलिस के सामने जाने से कतराएंगे नहीं या डरेंगे। चलिए, वेरी गुड। जनरली ऐसा कहा जाता है कि 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी होगी, पर आपको नहीं लगता कि ये एक मिसनॉमर है गिवन द करंट सर्कमस्टेंसेस, जहां यूएस अपनी हेजेमनी दिखा रहा है? तो आपको नहीं लगता कि एशिया कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा? एशिया आगे बढ़ रहा है, इसीलिए यूएस को हेजेमनी दिखानी पड़ रही है। पर राइट नाउ नोबडी इज रिएक्टिंग टू यूएस, बिकॉज एवरीवन इज कंसर्न फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। चाइना सब कुछ होने दे रहा है, अपने डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा है। इंडिया सब कुछ होने दे रहा है, अपने डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा है। तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? भारत को वही करना चाहिए जो हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी कर रही है, डी-हाइफनेशन की पॉलिसी। जब तक हम पर बात ना आए तब तक हम लगातार हमारे डेवलपमेंट पे ध्यान दें, क्योंकि अगर हम इंडिजिनाइजेशन की ओर नहीं जाएंगे, हम अगर हमारा डिफेंस को इंडिजिनाइजेशन नहीं करेंगे, तो शायद हम मिराज, सुखोई इन पर ही रह जाएंगे, तेजस नहीं बना पाएंगे। चलिए, विकसित भारत का नाम सुना है आपने? जी मैम। क्या प्लान है विकसित भारत का? 2047 तक हमारी जो एंड हाउ आर वी ट्राइंग टू अचीव दैट? जी मैम, 2047 तक हमारी जो इकोनॉमी है उसको 30 ट्रिलियन तक पहुंचाना, साथ ही साथ लिटरेसी को 100% और 70% महिलाओं का पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में करना। 70% की बात हुई तो हमने अभी लाडू प्रोत्साहन योजना लॉन्च की गई है, या लखपति दीदी लॉन्च की है। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा महिलाओं को इकोनॉमिक सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लाना और उन्हें अवेयर करना इसमें शामिल है। इकोनॉमी बढ़ाने के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जिसके 10 साल भी हो गए हैं, इस प्रकार से स्टार्टअप्स को बूस्ट किया जा रहा है, जिससे कि हमारे युवा, जो सोशल इकोनॉमी कहा जाता है, सोशल कैपिटल कहा जाता है हमारे युवाओं को, वो आगे आए और स्टार्टअप्स में योगदान दे। क्योंकि अमेरिका अगर आगे है तो उसके एप्पल, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट की वजह से आगे है, सरकार की वजह से नहीं। तो हमारे युवाओं को अगर आगे लाके आएंगे और स्टार्टअप्स में उनका योगदान बढ़ाएंगे, तो हम बिल्कुल विकसित भारत 2047 का लक्ष्य। वेरी गुड। चलिए मुझे बताइए कि संविधान में राइट टू डाई का कोई प्रोविजन है? संविधान में नहीं है, परंतु हाल ही में कोर्ट में केस चल रहा है यूथेनेशिया के लिए, और मैं इसके पूर्ण समर्थन में भी हूँ। अगर पूर्व में कुछ ऐसे और केसेस आए थे सुप्रीम कोर्ट के जिसमें यूथनेशिया के बारे में बात की गई थी, उसके बारे में आपको पता है? मैम, मुझे जानकारी तो नहीं है, परंतु सुप्रीम कोर्ट पूर्ण परीक्षण करने के बाद ही इन प्रकार के निर्णय देता है। जैसे अभी हाल ही में निर्णय है कि एक 38 साल का युवा है जो कभी छोटा था तो 4th फ्लोर से, पीजी की 4th फ्लोर से गिर गया था, और 13 साल से वो अगर क्या पैसिव यूथनेशिया लीगल है इंडिया में? मैम, लीगल है। श्योर है? जी मैम। और एक्टिव? एक्टिव नहीं है। एक्टिव सुसाइड है। वेरी गुड। मुझे बताओ, आपने थोड़ी देर पहले डी डॉलराइजेशन की बात की थी, ये कब शुरू हुआ? डी डॉलराइजेशन, जैसे सर ने ब्रिक्स का जिक्र भी किया था, ब्रिक्स से इसकी शुरुआत तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन ब्रिक्स से इसका उत्थान माना जाएगा। जैसे हमने वर्ल्ड बैंक की जगह NDB लाया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक लाया गया, या चाइना, रशिया, इंडिया अपने ही रुपीज में या युआन में ट्रेड करेंगे। आपको लगता है इसकी शुरुआत तब से हुई जब ब्रेटन वुड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गिर गया था, उसके बाद से? ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन 1995 WTO की बात करें, उसके बाद तो और बढ़ गया था। WTO बनाया इसलिए गया था ताकि डॉलर को समर्थित किया जा सके और डॉलर को आगे बढ़ाया जा सके। चलिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप अपना आइडल किसको मानते हैं? मैं मेरा आइडल मुरलीकांत पेटकर जी को मानता हूँ, जिन्हें पिछले ही साल पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था।
सर। ठीक है, आप